क्या आपको दूसरों की मदद करना अच्छा लगता है? हाँ, मुझे भी लगता है। एक अलग सी खुशी मिलती है, एक अलग सा सुकून मिलता है। और दुनिया में ऐसे लोग होने भी चाहिए ताकि बुरे वक्त में दूसरों के काम आ सके। बट यू मस्ट बी वंडरिंग व्हाई एम आई टॉकिंग अबाउट दिस थिंग्स टुडे। वो इसलिए क्योंकि आज जिस ग्रामेटिकल कॉन्सेप्ट के बारे में हम अपने क्लास में पढ़ने जा रहे हैं वो भी इसी से रिलेटेड है। उसको भी ना दूसरों की मदद करना बहुत अच्छा लगता है, इसीलिए तो इसको हमने नाम दे दिया हेल्पिंग वर्ब। जी हाँ, आज हम अपने क्लास में हेल्पिंग वर्ब के बारे में ही पढ़ने जा रहे हैं, जिसके बारे में लास्ट क्लास में मैंने आपको हल्का सा जिस्ट दिया था। उसी क्लास को आज आगे बढ़ाते हुए, उन्हीं कड़ियों को जोड़ते हुए हम हेल्पिंग वर्ब्स के बारे में कुछ और इंटरेस्टिंग बातें जानेंगे। सो मेरे दोस्तों, हाय हेलो नमस्कार, मैं आपकी इंग्लिश ट्रेनर नज़मा राम स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल 360 डिग्री जी ज्ञान पे, जहाँ पे हम ग्रामेटिकल कॉन्सेप्ट्स को रट्टा मार के नहीं बल्कि कंपैरिजन के थ्रू, कनेक्टिंग डॉट्स के थ्रू और इजी एग्जांपल्स के थ्रू समझते हैं। सो हेल्पिंग वर्ब्स को समझने में देर किस बात की, लेट्स डाइव इन। लास्ट क्लास में हमने जाना था कि हेल्पिंग वर्ब्स जो है वो हेल्प करते हैं। किसको हेल्प करते हैं? मेन वर्ब को हेल्प करते हैं। किस लिए हेल्प करते हैं? इसलिए ताकि वो एक सेंटेंस का टाइम पीरियड के बारे में हमें बता सके। एक एक्शन किस टाइम पे हो रहा है, पास्ट में हो रहा था, प्रेजेंट में हो रहा है या फ्यूचर में होगा, वो इंडिकेट करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं कहूँ आई एम टीचिंग, मैं पढ़ा रही हूँ, तो ये प्रेजेंट टाइम पीरियड की बात हो रही है और ये पता चलता है हमें एम वर्ड से, और एम हमारा एक हेल्पिंग वर्ब है। उसी तरह से मैंने कहा आई वॉज स्लीपिंग, मैं सो रही थी, ये हमारा पास्ट टाइम पीरियड के बारे में इंडिकेट कर रहा है और ये हमें पता चलता है was वर्ड से, और was भी हमारा एक हेल्पिंग वर्ब है। सिमिलरली अगर मैं कहूं आई विल बी कुकिंग, मैं खाना बना रही होंगी, तो ये फ्यूचर टाइम पीरियड के बारे में इंडिकेट हो रहा है और ये किस वर्ड से पता चलता है? विल बी से, और ये दोनों ही वर्ड्स हमारे हेल्पिंग वर्ब्स हैं। तो यहाँ पे हमने देखा कि डिफरेंट हेल्पिंग वर्ब्स डिफरेंट टेंसेस में डिफरेंट टाइम पीरियड को इंडिकेट करने के लिए यूज होते हैं। लेकिन सिर्फ इतना ही नहीं, हेल्पिंग वर्ब्स हमें एक सेंटेंस को असर्टिव से नेगेटिव और इंट्रोगेटिव करने में भी हेल्पफुल होते हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस हम किनको कहते हैं? क्वेश्चन वाले सेंटेंसेस। फॉर एग्जाम्पल, मैंने कहा आई लाइक मैंगोज, मुझे मैंगोज पसंद है, तो ये हमारा एक असर्टिव सेंटेंस है। असर्टिव सेंटेंस हम किसको कहेंगे? जो कि ना तो नेगेटिव है और ना ही इंट्रोगेटिव है। अब अगर मैं इसको नेगेटिव करूं तो मुझे क्या लगाना होगा? ईदर नॉट और नो। तो मैं कह सकती हूँ आई लाइक नॉट मैंगोज या आई नॉट लाइक मैंगोज। क्या ये सेंटेंसेस सही हैं? नहीं, ये सेंटेंसेस रॉन्ग है। तो सही सेंटेंस क्या है? आई डोंट लाइक मैंगोज, ये हमारा एक करेक्ट नेगेटिव सेंटेंस है और ये फॉर्म कैसे हुआ? डू वर्ब से, और यहाँ पे डू हमारा एक हेल्पिंग वर्ब है जो कि इसको नेगेटिव सेंटेंस फॉर्म करने में हेल्प करता है। उसी तरह से अगर हमें इंट्रोगेटिव सेंटेंस फॉर्म करना हो तो हम क्या कहेंगे? डू यू लाइक मैंगोज। यहाँ पे भी हमने डू वर्ब का यूज किया है और यहाँ पे ये भी क्योंकि इंट्रोगेटिव सेंटेंस फॉर्म करने के लिए यूज हो रहा है, इसीलिए ये हमारा एक हेल्पिंग वर्ब है। तो यहाँ पे हमने देखा कि हेल्पिंग वर्ब्स नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस फॉर्म करने में हेल्पफुल होते हैं। फर्दरमोर, हेल्पिंग वर्ब्स हमें एक सेंटेंस के वॉइसेस के बारे में भी बताते हैं। अब ये वॉइस क्या है? इंग्लिश ग्रामर में दो वॉइसेस होते हैं, एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस। अब ये एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस क्या है? ना, मैं यहाँ पे आपको कोई भी डेफिनेशन के थ्रू एक्सप्लेनेशन नहीं देने वाली हूँ, हम यहाँ पे एग्जाम्पल्स के थ्रू समझेंगे। तो आइए देखते हैं। मैंने कहा रवि प्लेज फुटबॉल, रवि फुटबॉल खेलता है। और फिर मैंने कहा फुटबॉल इज प्लेड बाय रवि, फुटबॉल रवि के द्वारा खेला जाता है। तो ये दोनों सेंटेंसेस के मीनिंग तो एक ही है कि काम कर रहा है रवि और जो काम हो रहा है वो फुटबॉल के ऊपर हो रहा है, ठीक है। लेकिन सेंटेंस में डिफरेंस क्या है? डिफरेंस ये है कि फर्स्ट सेंटेंस में जो सब्जेक्ट है रवि, वो सेकंड सेंटेंस में ऑब्जेक्ट बन गया, और फर्स्ट सेंटेंस में जो ऑब्जेक्ट है फुटबॉल, वो सेकंड सेंटेंस में सब्जेक्ट बन गया। तो यही हमारा कहलाता है एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस। फर्स्ट वाला सेंटेंस जो कि डायरेक्टली इंडिकेट कर रहा है किसी एक्शन के होने के बारे में, वो हमारा एक्टिव वॉइस कहलाता है और इसी एक्टिव वॉइस को हम हिंदी ग्रामर में कर्तृवाच्य कहते हैं। और सेकंड वाला सेंटेंस जो कि किसी काम को इनडायरेक्टली होने के बारे में इंडिकेट कर रहा है, ये हमारा पैसिव वॉइस है और इसी पैसिव वॉइस को हम हिंदी ग्रामर में कर्मवाच्य कहते हैं। अब ये एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस, कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य क्या है, ऐसे क्यों कहलाते हैं, आइए मैं एक्सप्लेन करती हूँ। सो फर्स्ट सेंटेंस में सब्जेक्ट कौन सा है?
रवि, और रवि जो है वो काम को कर रहा है, सो ही इज द डूअर ऑफ द एक्शन, और इसी को हम हिंदी ग्रामर में कर्ता कहते हैं, और इसीलिए इसको हम कर्तुवाच्य कहते हैं, और इसी कर्तुवाच्य को हम इंग्लिश ग्रामर में एक्टिव वॉइस कहेंगे। अब सेकंड सेंटेंस में सब्जेक्ट कौन सा है? फुटबॉल, लेकिन क्या ये डूअर ऑफ द एक्शन है? क्या ये काम को कर रहा है? नहीं, ये डूअर ऑफ द एक्शन नहीं बल्कि रिसीवर ऑफ द एक्शन है। ये कर्ता नहीं बल्कि कर्म है, इसीलिए हम इसको कर्मवाच्य कहेंगे, और इसी कर्मवाच्य को हम इंग्लिश ग्रामर में पैसिव वॉइस कहते हैं। तो ये तो बात थी सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट की। अब बात करते हैं वर्ब के बारे में। इन्हीं वर्ब को हम वॉइस कहते हैं। फर्स्ट सेंटेंस में जो प्लेस है, सेकंड सेंटेंस में वो इज प्लेड बन जाता है। अब आप सोच रहे होंगे क्योंकि ये प्लेड है तो क्या ये पास्ट टेंस बन गया? जी नहीं, मैं यहाँ पे आपको बता दूं कि पैसिव वॉइस में हमेशा से ही मेन वर्ब जो है वो थर्ड फॉर्म में ही लिखा जाता है, चाहे वो प्रेजेंट टेंस का हो, पास्ट टेंस का हो या फ्यूचर टेंस का हो, दैट डजंट मैटर। और एक्टिव वॉइस से जब भी हम पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करते हैं तो वो जो मेन वर्ब है वो थर्ड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, चाहे वो एक्टिव वॉइस में थर्ड फॉर्म में हो या ना हो। सो यहाँ पे हमने देखा एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में कन्वर्ट होते टाइम वो थर्ड फॉर्म में बनता है, लेकिन इन दोनों के टेंस एक ही हैं। इंग्लिश ग्रामर में जितने भी टेंसेस हैं, 12 टाइप्स ऑफ टेंसेस, चाहे वो प्रेजेंट टेंस के हो, सिंपल प्रेजेंट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, या पास्ट टेंस के हो, सिंपल पास्ट, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, या तो फ्यूचर टेंस के बारे में बोले, सिंपल फ्यूचर, फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस, ये जितने भी हमारे 12 टाइप्स ऑफ टेंसेस है ना, ये सारे एक्टिव वॉइस में ही होते हैं। और जब भी हम उनको पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करते हैं तो वो डिफरेंट स्ट्रक्चर फॉलो करते हैं, उनके वर्ब फॉर्म्स डिफरेंट तरीके से चेंज होते हैं। लेकिन आपको घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि बहुत जल्दी मैं एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस के बारे में भी वीडियो लाने वाली हूँ, जिसमें मैं आपको बहुत ही क्लियरली एक्सप्लेन करूंगी कि किस तरह से हर एक टेंस एक्टिव वॉइस से जब पैसिव वॉइस में कन्वर्ट होता है तो वो कौन सा स्ट्रक्चर लेता है। लेकिन यहाँ पे हम एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस क्यों पढ़ रहे हैं? इसलिए ताकि हम ये जान सके कि किस तरह से हेल्पिंग वर्ब्स जो है वो एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करने के लिए हेल्पफुल होते हैं। जैसे कि हमने यहाँ पे देखा, फर्स्ट सेंटेंस में जो प्लेस है वो सेकंड सेंटेंस में इज प्लेड बन गया, और ये यहाँ पे पैसिव वॉइस फॉर्म करता है। और ये कौन फॉर्म कर रहा है? इज, और ये इज ही हमारा यहाँ पे एक हेल्पिंग वर्ब है। सो आई होप कि आपने इन तीनों पॉइंट्स को बहुत अच्छे से समझा है, और इन तीनों पॉइंट्स के थ्रू हमने हेल्पिंग वर्ब्स के 3 फंक्शंस के बारे में जाना। लेकिन अब तक हमने ये नहीं जाना कि वो कौन सारे वर्ड्स हैं जिनको ऑल टुगेदर हम हेल्पिंग वर्ब्स कहेंगे, और उसको जानने के लिए हमें टाइप्स ऑफ हेल्पिंग वर्ब्स को समझना होगा। सो लेट्स अंडरस्टैंड टाइप्स ऑफ हेल्पिंग वर्ब्स। हेल्पिंग वर्ब्स को हम 3 कैटेगरीज में पढ़ते हैं: प्राइमरी ऑक्सिलरी, मॉडल ऑक्सिलरी, सेमी मॉडल ऑक्सिलरी। फर्दर इन तीनों कैटेगरीज में कुछ वर्ब्स इंक्लूड होते हैं, जैसे कि प्राइमरी ऑक्सिलरी में बी, हैव, डू, मॉडल ऑक्सिलरी में कैन, could, may, might, will, would, shall, should and must, और सेमी मॉडल्स में need, dare, used to and ought to। और इन्हीं सारे वर्ब्स को हम ऑल टुगेदर हेल्पिंग वर्ब्स कहते हैं। लेकिन सिर्फ इतना ही जानना काफी नहीं है, क्योंकि अब तक हमने सिर्फ इन तीनों कैटेगरीज के नाम के बारे में जाना है, इनके काम के बारे में नहीं जाना है कि ये प्राइमरी ऑक्सिलरी क्यों कहलाते हैं और इनके फंक्शन क्या है, ये मॉडल्स या सेमी मॉडल्स क्यों कहलाते हैं और इनके फंक्शन क्या है। सो इनके काम को अच्छे से समझने के लिए, इनके एक्शन को, इनके फंक्शन को अच्छे से समझने के लिए हमें इन तीनों कैटेगरीज को डिटेल में समझना होगा। सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट कैटेगरी ऑफ हेल्पिंग वर्ब्स, दैट इज प्राइमरी ऑक्सिलरी। प्राइमरी ऑक्सिलरीज, जिनको हम प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब्स भी कहते हैं, इसमें इंक्लूड होते हैं बी, हैव एंड डू। फर्दर इन तीनों वर्ब्स के कुछ फॉर्म्स होते हैं, जैसे कि वी वर्ब्स के इज, एम, आर प्रेजेंट टेंस में, वॉज, वर पास्ट टेंस में, बीन वर्ब के थर्ड फॉर्म में जिसको हम पास्ट पार्टिसिपल कहते हैं, और बिंग जो कि प्रेजेंट पार्टिसिपल कहलाता है। उसी तरह से हैव के भी कुछ और फॉर्म्स हैं, जैसे कि हैज, हैव प्रेजेंट टेंस में, हैड पास्ट टेंस में, वर्ब के थर्ड फॉर्म में जिसको हम पास्ट पार्टिसिपल कहते हैं उसमें भी ये हैड का ही फॉर्म लेता है, और लास्टली हैविंग जिसको हम प्रेजेंट पार्टिसिपल कहते हैं। और डू का भी उसी तरह से कुछ और फॉर्म्स होता है, जैसे कि डू एंड डज प्रेजेंट टेंस में, पास्ट टेंस में डिड। सो ये सारे वर्ड्स जो हैं इन्हीं को हम ऑल टुगेदर जो है प्राइमरी ऑक्सिलरीज कहते हैं। अब ये प्राइमरी ऑक्सिलरीज ही क्यों कहलाते हैं?
वो इसलिए क्योंकि ये जितने भी ऑक्सिलरीज या हेल्पिंग वर्ब्स हैं, ये सारे एक सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब्स का तो रोल प्ले करते ही हैं, लेकिन कभी कभी कुछ केसेस में, कुछ सिचुएशन में ये मेन वर्ब का भी रोल प्ले करते हैं। जी हाँ, ये हेल्पिंग वर्ब सिर्फ हेल्प नहीं करते बल्कि ये मेन वर्ब की तरह भी रोल प्ले करते हैं। इसको मैं आपको एग्जांपल्स के थ्रू एक्सप्लेन करती हूँ। मैंने यहाँ पे कहा आई एम टीचिंग और फिर मैंने कहा आई एम अ टीचर। इन दोनों सेंटेंसेस में सिमिलरिटी क्या है? यहाँ पे एम जो है वो सिमिलर है और एम क्या है? वो वर्ब है। अब इनमें डिफरेंस क्या है? डिफरेंस ये है कि फर्स्ट सेंटेंस में हमारे पास दो वर्ब्स हैं, लेकिन सेकंड सेंटेंस में सिर्फ एक ही वर्ब है। फर्स्ट सेंटेंस में जो दो वर्ब्स हैं उनमें से ये जो टीचिंग वर्ड है ये एक्शन वर्ड है, तो ये हमारा मेन वर्ब कहलाएगा और इसको जो हेल्प कर रहा है वो है एम और इसीलिए ये हमारा हेल्पिंग वर्ब कहलाएगा। लेकिन सेकंड सेंटेंस में एम हमारा एक सिंगल वर्ब है, इसके साथ फर्दर कोई और वर्ब का यूज नहीं हुआ है और इसीलिए ये एम वर्ड जो है, ये एम वर्ब जो है ये हमारा मेन वर्ब कहलाएगा, क्योंकि इसके साथ ना ही कोई मेन वर्ब आया है और ना ही ये किसी मेन वर्ब को हेल्प कर रहा है। सो यहाँ पे हमने देखा कि फर्स्ट सेंटेंस में एम हेल्पिंग वर्ब का रोल प्ले कर रहा है और वही एम सेकंड सेंटेंस में मेन वर्ब का रोल प्ले करता है। यहाँ पे आई एम अ टीचर, मैं एक टीचर हूँ, ही इज अ डॉक्टर, वो एक डॉक्टर है, दे आर सिंगर्स, वो सिंगर्स हैं, ये हमें स्टेट या सिचुएशन के बारे में इंडिकेट करता है। आइए कुछ और एग्जाम्पल से समझते हैं। मैंने कहा आई हैव बोट अ कार, फिर मैंने कहा आई हैव अ कार। इन दोनों सेंटेंसेस में भी वही केस है कि फर्स्ट सेंटेंस में हमारे पास दो वर्ब्स हैं, हैव एंड बोट। बोट हमारा मेन वर्ब है और हैव हमारा हेल्पिंग वर्ब है और सेकंड सेंटेंस में हैव एक सिंगल वर्ब है जो कि किसी मेन वर्ब के लिए नहीं यूज हुआ है, तो ये जो सोल वर्ब है ये हमारा हेल्पिंग वर्ब कहलाएगा। और ये यहाँ पे क्या इंडिकेट कर रहा है? पोजीशन के बारे में कि आई हैव अ कार। उसी तरह से डू का एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे कि मैंने कहा आई डिड माई होमवर्क, तो यहाँ पे डिड हमारा एक सिंगल वर्ब है, इसके साथ और कोई भी वर्ब नहीं यूज हुआ है, तो ये हमारा कौन सा वर्ब कहलाएगा? मेन वर्ब। या यू आर राइट। लेकिन अगर फिर मैं इस सेंटेंस को कहूं आई डिडंट डू माई होमवर्क, तो फिर ये क्या बन गया? ये इसका नेगेटिव सेंटेंस बन गया और जब हमने नेगेटिव सेंटेंस बनाया तो फिर हमने क्या किया? डिड और डू दो वर्ब्स का यूज किया है, तो ये जो सेकंड वाला डू है ना ये हमारा मेन वर्ब है और ये जो फर्स्ट वाला डिड है ये हमारा तब हेल्पिंग वर्ब कहलाएगा। तो यहाँ पे हमने जितने भी सेंटेंसेस देखे एग्जाम्पल्स में, उससे हम क्या कंक्लूड करेंगे कि ये जो प्राइमरी ऑक्सिलरीज हैं जब एक सेंटेंस में कुछ अदर एक्शन वर्ड्स के साथ या मेन वर्ब्स के साथ आएंगे तब ये हेल्पिंग वर्ब्स कहलाएंगे, लेकिन जब ये एक सेंटेंस में सिर्फ सिंगल वर्ब की तरह यूज होंगे, सिर्फ यही एक वर्ब होंगे जो कि सेंटेंस में आए होंगे, तब ये मेन वर्ब का रोल प्ले करेंगे। जी हाँ, अब आप इन प्राइमरी ऑक्सिलरीज के लिस्ट में से कोई भी एक वर्ब पिक करें, उसको हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब की तरह यूज करें और मुझे कमेंट बॉक्स में पोस्ट करें। आई वुड बी हैप्पी टू चेक योर कमेंट्स एंड रिप्लाई बैक। अब नेक्स्ट टाइप ऑफ हेल्पिंग वर्ब्स के बारे में हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे और उस क्लास को देखने के लिए आपको करना होगा मेरे चैनल को सब्सक्राइब, नोटिफिकेशन बेल को कर दीजिएगा प्रेस, ताकि आपको अपकमिंग वीडियोस के नोटिफिकेशन ऑन टाइम मिलते रहें। थैंक यू गाइस फॉर स्टेइंग ट्यून्ड विद मी टिल द एंड ऑफ द लेसन। आई विल सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो। Until then, keep connected, keep learning, take care and bye bye.